चलो चलो तो राइट नाउ वी आर ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो कल का हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। कल मैंने आपको क्या बोला था, अपनी बात कहाँ हुई थी देखो। कहाँ गए रे। यहाँ तक आए थे हम, बराबर। रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जरा जरा म्यूट कर लो सब प्लीज। अरे म्यूट कर लो सब। चल, कल हमारी बात हुई थी, रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तक आए थे हम। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनले का मीनिंग होता है लॉजिक या रीजन। और लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक चीज देखी थी, जो हमने यहाँ मैंने आपको बताया है कि प्राइस हमारा चेंज होता है और साथ में क्वांटिटी भी चेंज होती है, बट इन द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, जैसे हम प्राइस बदलते हैं वो हिसाब से हमारी क्वांटिटी चेंज होती है और बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट बोल के ट्रीट की जाती है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ अभी तक हमने ये समझ के लिया है कि क्या होता है। तो अभी हम समझ के ले रहे हैं कि क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है का उसमें रीजन था कि प्राइस में जो फॉल होता है या जो राइज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं एज पर लॉ ऑफ डिमांड, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये अभी हम समझ के ले लेंगे। तो प्राइस के अंदर दो चीजें इन्होंने बताई है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो हमने कल ये चीज पढ़ी थी कि व्हेन द price of commodity falls, when the price of commodity falls, the price ratio between item change and it becomes relatively cheaper than the other commodities. ठीक है, assuming that the price of all other commodities remain constant, it induces consumer to substitute the commodity whose price has fallen for other commodity which have now become relatively expensive. तो ये चीज का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये चीज का हमने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था कि बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि इंग्लिश हमें समझ में आई नहीं थी ये चीज की। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया था। ये एग्जांपल की बात हमने की थी। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल आ गया जिसके अंदर हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में टी और कॉफी का एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर कॉफी हमारी ओरिजिनल कमोडिटी थी और टी हमारी रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कॉफी का प्राइस और टी का प्राइस हमने स्टार्टिंग में सिमिलर लिया था, यहाँ 10 10 10 ले लिया, कॉफी का 10 प्राइस ले लिया था। 2 मिनट, यहाँ पे हमने टी का प्राइस 10 10 10 और कॉफी का प्राइस भी 10 ले लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉफी का प्राइस 20 पे कन्वर्ट कर दिया था। तो जब मैंने 20 पे कॉफी का प्राइस कन्वर्ट कर दिया था तो ऑटोमेटिकली हमारा कंज्यूमर टी पे शिफ्ट हो गया था। जैसे हमने कॉफी की डिमांड रिड्यूस कर दी थी प्राइस बढ़ने की वजह से, और टी की डिमांड हमने बढ़ा दी थी, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ तो भी डिमांड बढ़ गई थी। उसके बाद हमने कॉफी का प्राइस कम कर दिया फिर से, और कॉफी का प्राइस कम करने से इसकी डिमांड बढ़ गई थी और ऑटोमेटिकली टी की डिमांड कम हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने टी का जो यहाँ पे एक प्राइस है वो सिमिलर रखा है, तो भी उसके डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का हमें सिर्फ ये एक चीज समझ के लेना है, अगर कॉफी का सब्सटीट्यूट टी नहीं रहता था, अगर कॉफी का सब्सटीट्यूट हमारा टी नहीं रहता था तो कॉफी का प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इसकी डिमांड सभी रहती थी, और कॉफी का प्राइस कम होने के बावजूद भी इसकी डिमांड सभी रहती थी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि टी की प्राइस कांस्टेंट रहती है और टी कॉफी का क्लोज सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है। उस वजह से जब कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो हमने कॉफी का डिमांड कम कर दिया और हम टी पे शिफ्ट हो गए, और कॉफी की प्राइस कम हो गई तब कॉफी का डिमांड बढ़ गया और हमने टी का डिमांड कम कर दिया। तो दैट वाज लॉजिक बिहाइंड प्राइस इफेक्ट, जिसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारा पहला पार्ट था कि इसके वजह से सब्सटीट्यूट रहने की वजह से कमोडिटी को लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अभी आप एज्यूम करो अगर कॉफी को सब्सटीट्यूट रहता ही नहीं था और रिफ्रेशमेंट पर्पस के लिए मैं सिर्फ कॉफी कंज्यूम करता था, तो वो टाइम पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं आता था।
समझ में आया ये चीज? क्लियर है? ओके तो अभी इसके अंदर सिर्फ और एक चीज हमें समझ के लेना है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने किताब में क्या बताया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने किताब में क्या बोला है, वो एक चीज हम समझ के ले लेते पहले। इसके अंदर और कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको समझेगा कि हमें क्या क्या कंसिडरेशन रखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर when the goods are closer substitutes, the goods are closer substitute, मतलब मुझे रिफ्रेश होना है, मैं कॉफी के जगह टी भी कंज्यूम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो टाइम पे ये क्लोज सब्सटीट्यूट है, इसलिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम करता है लॉ ऑफ डिमांड पे। दूसरा पार्ट आ जाएगा, देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड। अभी एक बात समझ लो बच्चों, अभी यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि सर कॉफी का प्राइस हमारा 10 से 20 हो गया, कॉफी का प्राइस हमारा 10 से 20 हो गया, तो मैंने कॉफी की डिमांड 100 से 50 कर दी, एज पर लॉ ऑफ डिमांड सही है। बट अगर मुझे कॉफी को छोड़ के टी कंज्यूम मैं जब कर रहा हूँ, टी का मैंने यहाँ पे डिमांड बढ़ा दिया है, समझ में आ रहा है, बट मैं टी का डिमांड बनाने के लिए मेरे को वहां पे 10 रुपए खर्चा आ रहा है, टी का डिमांड बढ़ाने के लिए या टी हासिल करने के लिए टी का प्राइस 10 रुपए ही है, बट मुझे वो चीज कंज्यूम करने के लिए 10 रुपए का और खर्चा आ रहा है, तो मुझे टोटलिटी में 20 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो वो टाइम पे तो मैं बोलूंगा यार फिर मैं टी पे काहे को जाऊँ, कॉफी पीता ना अच्छे से। तो मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर देर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड, अगर सब्सटीट्यूट गुड को स्विच करने के लिए मुझे कॉस्ट कम लग रहा होगा तो ही मैं सब्सटीट्यूट गुड पे शिफ्ट होऊंगा, बट मुझे शिफ्ट होते समय कॉस्ट उतना ही लगने वाला है टी के जितना प्राइस बढ़ने के बाद, तो अननेसेसरी मैं कॉफी से टी पे क्यों सब्सटीट्यूट हूँ। समझ में आया? यस सर। और तीसरा पार्ट इसके अंदर इन्होंने बोला है, देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस वाइल स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड। अभी किसी को ऐसी दिक्कत हो सकती है, किसी को चाय चलती ही नहीं है कोई बीमारी के कारण, ठीक है, तो वो टाइम पे उसे इनकन्वीनियंस हो रहा है गुड्स पे शिफ्ट होने के लिए, बराबर। तो अगर गुड्स पे शिफ्ट होने के लिए इनकन्वीनियंस आपको क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे आपको सब्सटीट्यूशन का इफेक्ट दिखेगा लॉ ऑफ डिमांड पर। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? मनीषा आपने फोन किया था, आपको थोड़ा दिक्कत, मतलब वो टाइम पे समझा नहीं था बोल के, तो अभी मेरे आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आर यू इन अ क्लास? चल ठीक है। अभी जो सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट इसमें है इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट में आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या हाईलाइट किया है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विद अ लेसर मनी, और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जब कोई कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है बट मेरी इनकम उतनी ही है, तो कम प्राइस में मैं वही कमोडिटी बाय कर सकता हूँ, या फिर सेम इनकम के साथ मैं वो पर्टिकुलर कमोडिटी के ज्यादा यूनिट्स बाय कर सकता हूँ, ये इसका मतलब होता है। ये भी हमने कल समझ के दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकम इज नॉट चेंजिंग, मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। जैसे हमारा ऊपर प्राइस कांस्टेंट था, अजम्पशन हमारा था कि प्राइस कांस्टेंट है, वैसे हमने यहाँ पे इनकम कांस्टेंट रखा है, हमारा अजम्पशन है कि इनकम कांस्टेंट है। तो वो टाइम पे हमने लिख दिया था कि इनकम इज नॉट चेंजिंग बट ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज इफेक्ट ऑन इनकम, ठीक है। और हमने ये एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में मुझे एक पेन मिलती है, तो हमने एक क्वांटिटी ली और बैलेंस मेरे पास 0 बचा था, ठीक है। बाद में हमें फिर से समझ में आया कि हमारे पेन की प्राइस 50 रुपए हो गई है और मेरे पास 100 रुपए ही है, तो प्राइस कम होने की वजह से मेरे पास 50 रुपए बैलेंस बच गया था, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने 50 रुपए कमाए, मेरी इनकम बढ़ गई, ऐसे नहीं बोल सकता, पर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे इनकम में इनडायरेक्ट राइज है या मेरी रियल इनकम बढ़ गई है,
या मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। अब ये 50 रुपए में मैं आइदर एक क्वांटिटी पेन का खरीद सकता हूँ फिर से। तो यहाँ आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अगर प्राइस कम हो जा रही है पेन की तो उसका क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ गया। अभी फिर से एक बार पढ़ लेते। When the price of commodity fall, the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money, or he can buy more of the same commodity with the same amount of money. क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर, ओके। यस।